उसमें एक वो संकेतक अपन ने थॉर्नवेट का रह गया था। ये चारों भौगोलिक प्रदेशों के लिए या जलवायु प्रदेशों के लिए क्या संकेतक देता है? तो पहला जो ये पश्चिमी मरुस्थल है, ये चार शब्द और लिख लो इसमें। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल लिखते हो क्या आप, या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश? पहला उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसके लिए इसने क्या संकेतक यूज किया है? ये थोड़े अलग टाइप के संकेतक लेता है, इसलिए इसके सारे संकेतक विश्व और भारत के भूगोल में देखने की जरूरत नहीं है। केवल राजस्थान के संबंध में, वो भी रेयर केस में 0.001% चांस है, ये इसके लिए संकेतक करता है EA। आगे क्या लिखता है? EA-D। ये पश्चिमी मरुस्थल जैसलमेर बाड़मेर वाले हिस्से के लिए, ठीक है। दूसरा है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में मैंने आपको बार बार बता दिया है क्या आएगा। ये देखो IGNP फील्ड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, और इसके अलावा ये जो बांगड़ फील्ड है अर्धनम है। इसके लिए क्या शब्द यूज करता है ये? DB। आगे क्या लिखेगा? सूखा है ये, इसमें नमी है, वो तो हमने आर्टिफिशियल DB-w। ये शुष्क के लिए कल मैंने आपको बताया था। इसके संकेतक थोड़े अलग हैं, तो केवल 4 संकेतक आपको देखने हैं। तीसरा आप इसमें देखोगे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए कि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश किसके लिए यूज करेंगे अपन? हैं? देखो 2 शब्द होते हैं इसने जो यूज किए। एक शब्द यूज करता है उष्ण आर्द्र। क्या शब्द यूज करता है? उष्ण आर्द्र। और एक होता है खाली आर्द्र। खाली आर्द्र। तो उष्ण आर्द्र जिसमें सूखापन है लेकिन नमी है, उसमें यह फील्ड आ जाएगा। तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश को यह संकेतक देता है DA-W। DA-W ये उष्ण गर्म सूखे का संकेतक है, लेकिन इसमें नमी सिंचाई की वजह से है। और चौथा शब्द ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो यहां भी आर्द्र से पहले ये क्या शब्द लिख रहा है? उप, क्योंकि राजस्थान की शुरुआत जो है वो किससे? कर्क रेखा के बाद में होती है। तो आर्द्र नहीं होकर ये क्या लिख रहा है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को इसने जो संकेतक दिया है वो है CA-w। CA-w। बस ये इसके लिए है, ब्लू कलर वाले के लिए। इसमें विशेष आपको कोई ज़्यादा सवाल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया जलवायु की बात। अब जलवायु में देखो टेम्परेचर की वजह से जिस किसी भौगोलिक क्षेत्र को अपन मानसूनी प्रदेशों में पढ़ते हैं, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? वर्षा होती है। कौन होती है? वर्षा होती है। तो आज अपन इसके बारे में देखेंगे, रेन के बारे में, वर्षा के बारे में, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे सामने ये है कि वर्षा क्या है? तन्ने नाम ही दिखे हैं। वर्षा क्या है, कैसे बनती है? साइंस में इसको क्या नाम देते हैं ये बताओ मेरे को पहले। है देखो
वर्षा और ओला, इन दोनों में क्या फर्क है? हैं? अब इसके लिए आप देखेंगे, सिंपली कुछ चीज़ें आप देखोगे, जैसे यहाँ अपन धरातल से ऊपर जाते हैं जैसे जैसे, तो टेम्परेचर की सिचुएशन क्या होगी? ताप कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है। टेम्परेचर में गिरावट आएगी। वर्षा की उत्पत्ति का रीजन बता रहा हूँ, टेम्परेचर में गिरावट आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब में बढ़ोतरी होगी। अब ये टेम्परेचर में जो गिरावट है, हालांकि वो जैसे अपन वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब पढ़ते हैं ना, इन सब में कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है। लेकिन मौसम संबंधी घटनाओं का जो परिवर्तन है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल में। ये जो नियम बता रहा हूँ वो केवल अपन किसके लिए? क्षोभ मंडल के लिए देखेंगे। ठीक है। क्षोभ मंडल की सीमाएं, जैसे अपने पृथ्वी के तल से लेकर लगभग 32 और कहीं कहीं 35 किलोमीटर की हाइट तक जो चेंज होते हैं, चाहे वो वर्षा है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, बादल का बनना है, किसी भी प्रकार की इवेंट, ये सब मौसम संबंधी परिवर्तन है। मौसम संबंधी परिवर्तन केवल और केवल किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। इसीलिए क्षोभ मंडल को सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो ये जो बात बता रहा हूँ, अपने को जलवायु पढ़ना है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाली वायुमंडल की लेयर कौन सी है? परिवर्तन मंडल है। धरातल से अपन एवरेज 165 मीटर की हाइट के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो गिरता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि 165 मीटर की हाइट के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्षोभ मंडल की सीमा तक लगातार टेम्परेचर में क्या होगी? गिरावट आएगी। सवाल पूछने की भाषा क्या होती है इसमें? सवाल पूछने की भाषा होती है कि ताप की व्युत्क्रम दर क्या है? ताप की व्युत्क्रम दर से क्या तात्पर्य है? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब गिरावट। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ताप की ह्रास दर क्या है के नीचे वह लिखा है मैंने, ताप की ह्रास दर क्या है? इसको अंग्रेजी में लिखते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। क्या लिखते हैं? टेम्परेचर लैप्स रेट। समझ में आ गई होगी बात? तो देखो, जैसे सिंपली ये पूछ लिया कि वायुमंडल की किस परत का संबंध टेम्परेचर लैप्स रेट से है? किससे है? क्षोभ मंडल से। ताप की ह्रास दर क्या है? तो दर का मतलब है रेट, और रेट का मतलब प्रति 165 मीटर की हाइट के साथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आना। नीचे ये पृथ्वी के तल के ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, तल के नीचे अंदर जाएंगे तो इस पर उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। अपन नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? है बढ़ेगा। और वो रेट क्या है? प्रति 32 मीटर गहराई के साथ, प्रति 32 मीटर गहराई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। इसको कहते हैं ताप की वृद्धि दर। ताप की वृद्धि दर का नियम। अब इसमें मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल की सीमा से बाहर अपन जाएंगे तो ये बात लागू नहीं होगी। तो ये बात भी पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों पर लागू होगा। जैसे जैसे अपन पृथ्वी के क्रोड की ओर जाएंगे वैसे वैसे 32 मीटर नहीं, हजारों डिग्री सेल्सियस का फर्क भी मिल सकता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के अंदर उबलता हुआ लावा है। तो ये भी पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों के लिए। तो जहाँ तक अपन जलवायु की बात करते हैं तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, ये ताप की वृद्धि दर है और ये ताप की ह्रास दर है। ये चीज़ जब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भूगर्भीय घटनाएं जैसे मृदा, मिट्टी, ज्वालामुखी, भूकंप, उन सब में ये चीज़ हमें काम में आएगी। पृथ्वी के ऊपर जलवायु संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, हवाएं, बादल का बनना, बारिश होना, ओले गिरना, उससे किसका संबंध है? इस टेम्परेचर लैप्स रेट से संबंध है उनका। ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये महासागर हैं,
इसका पानी गर्मी में भाप बनकर ऊपर उठेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की रेट कई चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पहली बात है कि वर्षा के लिए पानी का वाष्पीकरण होना जरूरी है। तो किसी स्थान पर वर्षा कितनी होगी ये खाली इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। वाष्पीकरण की अच्छी रेट होने के बाद भी वर्षा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। जैसे अफ्रीका का सहारा का मरुस्थल जो है वो अटलांटिक महासागरिक सीमाओं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी वहाँ वर्षा की स्थिति बहुत कमज़ोर है। अमेरिका का कैलिफोर्निया का जो डेजर्ट है वो बिल्कुल प्रशांत महासागर से टच करता है, उसके बावजूद भी क्या है, कई बार दिया तले अंधेरा भी रह जाता है। तो ये कई चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा का कम होने का कारण क्या है? हिंद महासागर और अरब सागर में सूर्य की उत्तरायणी स्थिति में अच्छा वाष्पीकरण होने के बावजूद भी, ठीक है, वर्षा की मात्रा क्या है? कम है। तो इसका रीजन क्या है वर्षा की मात्रा का कम होने का? देखो, अवरोध है भी लेकिन वो कोई काम का नहीं है, हैं? अवरोध है लेकिन काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि मानसूनी पवनों के पैरेलल अवरोध है वो, इसलिए हुआ न हुआ बराबर है राजस्थान के लिए। क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रफल उसके उत्तर पश्चिम में है। अरावली का अवरोध है अपने पास, फिर भी उन हवाओं की दिशा भी यही है और अरावली की दिशा भी यही है, तो उस पैरेलल उस हाईवे पर पड़ जाते हैं वो। पहला। दूसरा कारण क्या है? अब चलो, ये जैसे घूम के वापस आती हैं मानसूनी पवनें, तो यहाँ गंगा का मैदान जो है, गंगा का मैदान जो अपन ऊपर बंगाल की तरफ देखते हैं, बंगाल बिहार की तरफ, तो गंगा के मैदान पर पहले जमकर बारिश हो चुकी होती है। उसके बाद बची खुची बारिश जो है वो अपनी तरफ वापस आती है, इसलिए वो जो नमी है उसकी जो रेट है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है। तीसरी बात क्या है? अपने राजस्थान में मरुस्थल है, तो इस मरुस्थल में जो उच्च टेम्परेचर है उसमें भी जब ये नमी आती है तो बहुत सारी नमी की मात्रा जो वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती है। तो ऐसे कई रीजन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण है, तो वर्षा की कमी के कारण समझ में तीन जितने भी कारण है उनको मोटे तौर पर अपन तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया कि महासागर से पानी भाप बनकर उठेगा, इसका मतलब यहाँ क्या है? ताप ज़्यादा है और भाप उठेगी, ये भी एक वायु है, एक तरह से भाप की पवन ही है ये, और ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊपर जाएगी। इसका मतलब नीचे दाब क्या है? कम है, और ऊपर दाब क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से वाष्पीकरण होगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। या फिर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सा रूल बता दूँ मैं आपको, कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ जो है वो ऊष्मा पाकर फैलता है। प्रकृति का कोई भी पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलता है। अब इसको हर सब्जेक्ट में कैसे ही पूछे, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक गोल्डन रूल है। और कोई भी पदार्थ जो है वो ऊष्मा खोकर सिकुड़ता है। अगर किसी निकाय से, किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है तो वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा। और अगर वो एनर्जी को या ऊष्मा को गेन कर रहा है, हीट को, तो क्या करेगा? फैलेगा। जैसे अपने को पसीना आता है तो अपन पंखे के नीचे पंख फड़फड़ाते हैं, ये अपन नहीं फड़फड़ा रहे, थर्मोडायनेमिक्स कह रही है। सर्दी लगती है उस समय अपनी बॉडी की हीट एनवायरनमेंट में जाती है, हम ऊष्मा खो रहे हैं तो हम सिकुड़ गए, रजाई में या कोने में दुबक के बैठ जाते हैं। समझे बात? तो ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम है। अपन क्या करेंगे? किसी भी भगोने को पानी के ऊपर चढ़ाते हैं, सॉरी गैस के ऊपर, तो चटट चटट की आवाज़ कर रहा है, करता है ना? क्यों करता है वो? क्योंकि पहले उसके अंदर अपन ने दूध पानी जो भी चढ़ा रखा, उस तक हीट जाने से पहले हीट वो भगोना लेगा और उसके मॉलिक्यूल जगह छोड़कर क्या करेंगे? फैलेंगे। साइंस में इसको यूँ पूछ लेते हैं कि किसी भगोने में अपन पानी को गर्म करते हैं तो उसके तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लिख दिया तल बढ़ेगा, दूसरा तल घटेगा, तीसरा पहले तल घटेगा
फिर बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? क्या होगा? पहले घटेगा, पहले घटेगा, क्योंकि लिक्विड तक, उसमें जो लिक्विड है उसमें हीट जाने से पहले वो बर्तन जो है वो हीट पाकर क्या करेगा? फैलेगा। इसका मतलब उसका वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो जब तक उसको उसमें विस्तार करना है, उसमें पाकर फैलना है, तब तक उसमें अगर बर्तन फैलेगा तो पानी या दूध है वो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। समझ आ गई बात? और उसके बाद जैसे ही वो लिक्विड हीट हासिल करेगा तो उसका तल क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले तल गिरेगा फिर तल बढ़ेगा। आप नोट कर लेना, बड़ी कढ़ाई में पानी चढ़ा के तो उसका लेवल पहले, जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक उसका लेवल क्या होगा? गिरेगा। चाहे आप तेल देखो, चाहे दूध देखो, चाहे पानी देखो। तो यहाँ ये देखो, ये जल के अणु भाप कब बनेंगे? जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, फैलेंगे, और फैलकर वो यहाँ निम्न दाब और ऊपर उच्च दाब, लेकिन यहाँ ताप क्या है? उच्च है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा रूल है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा रूल है। भूगोल जब आप पढ़ोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप महासागरीय धाराएं पढ़ोगे तो गर्म और ठंडी जल धाराएं पढ़ते हैं। तो जिन जल धाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखा से होती है वो ध्रुवों की तरफ भागती है। गर्म जल धाराओं की दिशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ होती है, और ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की। तो ठंडा है वो गर्म की ओर दौड़ेगा, और गर्म है वो ठंडे की ओर दौड़ेगा, क्योंकि लिक्विड जितने भी होते हैं वो किस विधि से? तो देखो, हीट का कम्युनिकेशन है वो 3 तरीके से होता है। हीट का कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला कम्युनिकेशन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? चालन। चालन विधि से ठोस गर्म होते हैं। जैसे चिमटा है, उसको अपन ने लो पर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से पहले लो के ऊपर है, वहाँ हीट जाएगी, फिर धीरे धीरे हीट बढ़ते बढ़ते अपने हाथ की तरफ चिमटा गर्म होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोसों में जो है हीट पाकर कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्थान नहीं छोड़ता है। जैसे अपन इस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तगारी ऊपर पहुंचाने के लिए फिक्स कर दिया, नीचे वाला ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को, मतलब उनकी जगह क्या है? फिक्स है। ये सिस्टम होता है किसका? सॉलिड के गर्म होने का। एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट ट्रांसफर करेगा, न कि वो अपना स्थान जोड़ेगा। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में ये होता है कि जिसको भोग मिल गया वो जगह छोड़ के भाग जाता है। जैसे मंदिर से अपन प्रसाद लेते हैं ना लाइन में, तो आगे वाले को मिला तो वो एक दूसरे को पीछे थोड़े पहुंचाते हैं, लिया और दौड़ा। ये किसके गर्म होने का तरीका है? लिक्विड का। समझ गए? अब देखो, पानी अपन गर्म करते हैं तो पानी भगोने में या डेगची में किसी में भी अपन ने चढ़ा रखा, पहले ऊपर से गर्म होगा या नीचे से? है ऊपर से। क्यों होगा? जैसे ही नीचे से किसी को हीट मिलेगी वो स्थान छोड़ के ऊपर ठंडे की ओर भाग आएगा। ऊपर जो ठंडा है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफर की पद्धति है, ठीक है। इसके अलावा देखो, पहला चालन हो गया, दूसरे को अपन कहते हैं संवहन, संवहनीय विधि, और तीसरे को अपन क्या कहते हैं? विकिरण विधि, जिसमें किसी मीडिएशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, और बहुत सारा हिस्सा रास्ते में ऐसा भी है जो वैक्यूम है, जहाँ कोई माध्यम ही नहीं है। तो देखो, ठोस और द्रव्य के गर्म होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, जबकि वायुमंडल के गर्म होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, ये कौन सी विधि है? संवहनीय। सूर्य के टेम्परेचर से पानी के जिस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। बादल बनने का यही तरीका है, संवहनीय विधि। समझ में आ गई बात? अब देखो, मैंने कहा कि जिस मॉलिक्यूल को, जिस अणु को हीट मिली है वो फैलेगा तो ऊपर फैला हुआ जाएगा। अब यहाँ क्यों फैलेगा वो? यहाँ इसलिए फैलेगा कि यहाँ प्रेशर क्या है वायुमंडल का, उसके ऊपर कम है, तो फैलने के लिए उसको स्पेस मिल गया। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ जल के अणु एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, भाप बनकर ऊपर जाएंगे तो जल के अणु ऐसे जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वापस ये क्या करेंगे? नज़दीक आ जाएंगे। तो भाप के मॉलिक्यूल्स का
या भाप में जो पानी है उसके अणु का वापस नजदीक आने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? तो वर्षा की बूंद बनने का कारण क्या है? संघनन। देखो पानी भाप बनकर उठता है, सामान्य भाषा में हम इसको वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई हुआ? संवहनीय। मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के प्रदेशों में संवहनीय वर्षा रोज दोपहर तक धूप से भाप बनकर उठती है और ऊपर हाई प्रेशर के कारण दोपहर बाद रोज बारिश होती है। तो ये वाष्पीकरण का मेथड ये है। वापस भाप के अणु एक दूसरे के नजदीक आकर पानी की बूंद बनाएंगे, उसको अपन क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है। अब ओला कैसे बनता है? ओला कैसे बनता है? तो देखो ये क्या, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो अणु है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे नजदीक आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस नीचे के टेम्परेचर में और ऊपर के टेम्परेचर में वायुमंडलीय घटनाओं के कारण ऐसी घटना जन्म ले लेती है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर अचानक टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है। तो अगर अचानक टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक झटके से जब वो आएंगे, पानी के अणु एक दूसरे के नज़दीक एक झटके से आएंगे, तो उस सिचुएशन में बढ़ने वाली पानी की उस बूंद का टेम्परेचर जो है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या इसके नीचे चला जाता है। देखो बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है? 4 पर। पानी का जमाव बिंदु कितना है? 4 डिग्री पर पानी के अणु एकदम नजदीक होते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे और टेम्परेचर नीचा करेंगे तो जल के अणु वापस दूर जाना शुरू कर देते हैं। समझ में आई क्या बात? जल का सर्वाधिक घनत्व है किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री से अपन डाउन करते जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अणु सबसे नजदीक होते हैं। ठीक है। और 4 डिग्री से नीचे 3, 2, 1, 0 की तरफ अपन बढ़ेंगे तो वो बर्फ तो बन जाएगी, लेकिन बर्फ बनने के साथ साथ उन अणुओं में दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आप बर्फ को, ओले को पानी के ऊपर डालते हैं तो वो डूबेगा या तैरेगा? तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि उसका घनत्व है 4 डिग्री से नीचे क्या हो जाता है? कम होता जाता है। इसका मतलब वो पानी से क्या होता है? हल्का होता है। इसका नमूना क्या है? जैसे अपन अपने फ्रीजर में प्याली पानी की भर के रखते हैं। फ्रीजर में प्याली को पानी से भर के रखेंगे लबालब किनारों तक। अब उसके बाद उसमें बर्फ जमेगी तो बर्फ का तल किनारों तक रहेगा, किनारों से नीचे जाएगा या किनारों से ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। इसका मतलब सामान्य टेम्परेचर। अब पहले क्या होगा? जब बर्फ जमना शुरू होगी उस क्रिया को हम देखेंगे। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला पानी अपने उस प्याली में डाला है तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक उस पानी में किनारों के नीचे जाएगा वो तल। ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर होने लगेगा वो तल वापस उठेगा और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेंगे तो वो किनारों से ऊपर निकल जाएगा। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व है या पानी सबसे ज़्यादा भारी किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री पर। 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो भी पानी हल्का होता जाएगा और 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो भी पानी हल्का होता जाएगा। तो 4 डिग्री के दोनों तरफ एक जैसा बर्ताव हम पानी का देखते हैं। इसको कहते हैं पानी का इडियोब्लास्ट बिहेव, विचित्र व्यवहार जल का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दोनों तरफ हम देखते हैं। अब जैसे बर्फीले प्रदेश आप सोचते होंगे कि जैसे अपन कहते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में साल जैसी मछलियाँ हैं बर्फ के अंदर होती है, तो बर्फ क्या है ऐसे फूल जाती है और उसके अंदर एयर के चैम्बर बन जाते हैं, तो सांस वगैरह लेने के लिए उसमें आसानी से उनको स्पेस मिल जाता है। ठीक है। तो पहले ये 2 चीज़ें, संवहनीय क्रिया और संघनन। ओला कब बनेगा? अगर ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तब तो बरसात की बूंद बनेगी, और ये परिवर्तन झटके से हो रहा है तो क्या है? ओलेगा। तो ऊपर यदि दाब अचानक बढ़ जाता है, कभी कभी वायुमंडल में ऐसा परिवर्तन आता है, दाब अचानक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? बर्फ का रूप या ओले का रूप ले लेगा। तो आप इसमें पहला सवाल, वर्षा अपन पढ़ेंगे, कुछ मोटी मोटी चीजें देखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखो पानी का भाप बनकर ऊपर उठना।
पानी का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पीकरण या संवहनीय क्रिया कहलाता है। वाष्पीकरण या संवहनीय क्रिया कहलाता है। संवहनीय क्रिया कहलाता है। बात वही है, मैंने आपको उसमें प्रसार के रूल में ये बताया कि ऊष्मा पाकर क्या करेगा, फैलेगा। ऊष्मा पाकर फैलेगा। और ये फिलोसफिकल बात है, ये साइंस की बात नहीं है। जैसे अपन सामान्य भाषा में बात करते हैं कि तेरी जेब में कितनी गर्मी है, बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब है? जेब में गर्मी का मतलब पैसे कितने हैं। जेब में गर्मी बढ़ेगी तो अपन बाजार की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, कभी तबेले में, कभी पुचके के ठेले पे हैं, कभी मोबाइल की दुकान पे। और जेब की गर्मी खत्म हो जाएगी हैं, तो पड़े पड़े अपन अपने दोस्त को मैसेज करेंगे, यार मोबाइल तो रिचार्ज कर दे। सीधा सा नियम है, सारी चीजों पर लागू होगा ये। ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखो, संवहनीय क्रिया के बाद, या थोड़ा सा इसको यूं लिखो, ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ, ये सवाल जो आते हैं केवल वो नोट करवा रहा हूं। ऊंचाई के साथ साथ क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा तक, ऊंचाई के साथ साथ पृथ्वी के तल से क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा तक, ऐसे लिख लो। ऊंचाई के साथ साथ पृथ्वी के तल से क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा तक, क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा तक, क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा तक, अंतिम सीमा तक प्रति 165 मीटर की दर से, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है, जिससे ऊपर उठने वाली भाप, जिससे ऊपर उठने वाली भाप संघनन की क्रिया के कारण, संघनन की क्रिया के कारण, संघनन की क्रिया के कारण पानी की बूंद का रूप, या वर्षा की बूंद लिख लो, वर्षा की बूंद का रूप ले लेती है। वर्षा की बूंद का रूप ले लेती है। वर्षा की बूंद का रूप ले लेती है। ठीक है। और यदि भाप पर दाब अचानक बढ़ जाता है, और यदि भाप पर दाब अचानक बढ़ जाता है, भाप पर दाब अचानक बढ़ जाता है, एक सेकंड होल्ड रखना भाई। अब देखो, सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सवाल ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये टेम्परेचर लैप्स रेट वाला।
ठीक है, तो इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि सौर मंडल में 165 मीटर की हाइट के साथ, तो इसमें कोष्टक में लिखो ताप की इस ह्रास दर को, कोष्टक में लिख लो या नोट के रूप में लिख लो, ताप की इस ह्रास दर को, ताप की इस ह्रास दर को, ताप की इस ह्रास दर को ताप की व्युत्क्रम दर कहा जाता है। अंग्रेजी में आपको टेम्परेचर लैप्स रेट मिलेगा, ये शब्द लिख लेना, टेम्परेचर, टेम्परेचर लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है। और इससे जस्ट उल्टा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लो, जबकि पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रति 32 मीटर, प्रति 32 मीटर की दर के साथ, प्रति 32 मीटर की दर के साथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। इसे ताप की वृद्धि दर कहा जाता है, इसे ताप की वृद्धि दर कहा जाता है, इसे ताप की वृद्धि दर कहा जाता है, इसे ताप की वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो वर्षा की संभावना कब बनेगी। तो सामान्यतः क्या होता है कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है, नमी तो है ना, सामान्य वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो 2% होती है। कितने % होती है? 2%। और जितने भी शुष्क रेगिस्तान है उनकी आर्द्रता कितनी होती है? 1%। अगर इससे ज़्यादा अनुपात में या परसेंटेज में वायुमंडल में नमी आर्द्रता बढ़ती है, नमी आर्द्रता बढ़ती है, तो वर्षा की संभावना बन रही है। तो इसमें अगला सवाल, सामान्यतया वायुमंडल की औसत आर्द्रता 2% होती है, 2% होती है। दो प्रतिशत होती है, 2% होती है। जबकि रेगिस्तान में, या सिर्फ थार का मरुस्थल लिख लो अपने यहाँ, जबकि थार के मरुस्थल में इसकी औसत आर्द्रता 1% होती है। एक प्रतिशत होती है। एक प्रतिशत होती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि इससे ह्यूमिडिटी के ऊपर या आर्द्रता पर कोई सवाल पूछ लेते हैं। तो राजस्थान में आर्द्रता को नापते किससे हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। तो यहां देखो, राजस्थान का अगर स्थान पूछा जाए तो पर्टिकुलर साइट के बारे में पूछा जाता है। जिले की बात की जाए तो पूरे जिले के भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाती है। तो राजस्थान की सर्वाधिक जो आर्द्रता है, नमी है, वो किस स्थान की है? माउंट आबू की है। ठीक है, इसके अलावा जैसे राजस्थान की जो न्यूनतम आर्द्रता है या सबसे सूखा स्थान, सबसे शुष्क स्थान, आर्द्रता जिसकी कम है वो सबसे सूखा स्थान है, वो कौन सा है? फलोदी, जोधपुर का फलोदी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सर्वाधिक आर्द्रता जो है वो झालावाड़ की है, पूरे जिले की बात की जाए तो। और पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू की। और शुष्क जिले की बात की जाए तो सबसे शुष्क जिला है या न्यूनतम आर्द्रता है जैसलमेर की। न्यूनतम आर्द्रता किसकी है? जैसलमेर की। नोट करने हैं क्या? तब तो लिख लो, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, हैं? ये प्रश्न में आ जाएंगे सारे, तब तक मेमोरी भी याद हो जाए। एक इसके अलावा जैसे आपसे ये पूछा जाए कि संभाग की बात की जाए
तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला संभाग कोटा है और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। ठीक, इसके अलावा कई बार क्या मंथ की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने की होती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी किसकी होती है? अगस्त की। और सबसे कम आर्द्रता किसकी होती है? अप्रैल की। सबसे कम आर्द्रता किसकी होती है? अप्रैल महीने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्द्रता के ऊपर कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो देखना। ये है, वापस देखेंगे, ये 0 डिग्री है और ये 23.5 और 23.5 डिग्री है। ठीक है, यहाँ इसमें से दोनों तरफ 5 डिग्री को अपन ने निकाल दिया था, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को। यहाँ कोई हवा नहीं चलती है। ठीक है, इसके बाद में देखो 5 से लेकर मैंने ये रेंज बताई थी 30 की, 23.5 की नहीं, कितने की? 30 डिग्री की, और नीचे भी 30 डिग्री की। तो इनके बीच चलने वाली हवाओं को अपन ने क्या नाम दिया था? है व्यापारिक पवनें। एक बार वापस जाना, देखो ये 23.5 है, मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आप समझना। ये डॉटेड है वो कितनी है? 23.5 है, ऊपर वाली 30 है। अब मैंने दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की हवा जो है, दिशा जो है वो अलग अलग बताई थी, याद आ रहा है क्या? उत्तरी गोलार्ध में मैंने इनकी दिशा ये बताई थी, लेकिन थोड़ा सा घुमाव इनका यूं बताया था, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात? अब देखो 23.5 पे राजस्थान है और अरावली की डायरेक्शन भी क्या है? यही है। ये जो व्यापारिक पवनों से धक्का लगेगा, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को उठाएंगी, हैं तो ये व्यापारिक पवनें ही, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को उठाकर इस अरावली के पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आ गई क्या बात? अरावली के पैरेलल हो जाती हैं, तो ये नमी युक्त व्यापारिक पवनें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पवनों की दिशा जो है वो क्या होती है? नियमित होती है, साल भर एक जैसी होती है। और उसके बाद में यहाँ के मानसून को कौन डिसाइड करेगा? अरावली डिसाइड करेगी। अब ये अपने मानसून की दिशा अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कारण समझ में आ गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको क्यों बोलते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में ग्लोब से आप इस चीज़ को समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो मैंने व्यापारिक पवनें बताई थी, ये यहाँ से नमी को उठाएंगी और इसके पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर होगी ना बात? फिर उसके बाद में राजस्थान के अधिकांश हिस्से में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10%, पहली बात तो वर्षा ऋतु में 90% बारिश होती है। उस 90% का 90% भी किससे होता है? बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होता है। और मात्र 10% बारिश जो है वो किससे होती है? अरब सागर से होती है। समझ आ गई बात? अरब सागर से उठने वाले मानसून से राजस्थान में महज 10% बारिश होती है। अपने यहाँ होने वाली अधिकांश बारिश किससे है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, और अपने यहाँ देर से मानसून आने का एक कारण ये भी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून घूमकर अपने यहाँ आता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति, मानसून की उत्पत्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना है, राजस्थान और भारत दोनों के लिए यदि आपसे देखा जाए तो देखो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, यहाँ दाब बहुत कम होगा ताप बढ़ने से, तो ये बारिश सारी यहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हवाएं इसके पैरेलल हो जाती हैं। फिर भारत इस थार के रेगिस्तान से आगे भी मानसून बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका मतलब आगे भी कोई रीजन या कोई फील्ड ऐसा है जहाँ उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति है। तो वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत और पामीर का पठार, जिसको अपन दुनिया की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं, वहाँ उस पत्थर के ऊपर सूर्य उत्तरायणी स्थिति में होता है। गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ भी दाब क्या होगा? कम होगा। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में अगर योगदान देखें तो थार के मरुस्थल, पामीर और तिब्बत की पठार, इन तीनों का है। जबकि राजस्थान में मानसून की अगर सिचुएशन देखें तो इसमें योगदान किसका है? थार के मरुस्थल में। तो डिवाइडेशन करना है कि इंडियन ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा रहा है तो क्या ध्यान देना है?
और राजस्थान ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा रहा है तो मानसून ही क्यों, लेकिन राजस्थान का नक्शा तो पहले ही खत्म हो जाएगा, मानसून तो आगे भी जाता है। इसका मतलब आगे भी लो प्रेशर जोन क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई चीज है वहां, तो उसमें तिब्बत और पामीर का पठार योगदान देता है, हिमालय की तरफ जो वर्षा जाती है उसके लिए। तो आप इसमें राजस्थान में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण, राजस्थान में मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल का ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप व निम्न दाब, उच्च ताप व निम्न दाब क्षेत्र बनना है, उच्च ताप व निम्न दाब क्षेत्र बनना है, निम्न दाब क्षेत्र बनना है। ठीक है, पहला सवाल ये है। दूसरा देखो, मानसून की दिशा ये क्यों है? ठीक है, तो इसमें छोटी सी हेडिंग डालेंगे, मानसून का दक्षिणी पश्चिमी होना, मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको हम क्यों कहते हैं? मानसून का दक्षिणी पश्चिमी होना, मानसून का दक्षिणी पश्चिमी होना, मानसून का दक्षिणी पश्चिमी होना, इसमें लिखो आप, इसमें व्यापारिक पवनों का, व्यापारिक पवनों का, व्यापारिक पवनों का घुमाव, घुमाव दाहिनी ओर होना, दाहिनी ओर होना। समझ में आ गई बात? ये दाईं ओर घूमती है, इसलिए दाहिनी ओर होना, जिससे मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर हो जाती है, जिससे मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर हो जाती है, मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर हो जाती है, मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर हो जाती है, अरावली के समानांतर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब नीचे सवाल क्या है, वही जो 3 मेजर फैक्टर हैं, सवाल के रूप में लिखो, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की कमी का कारण है, औसत वार्षिक वर्षा की कमी का कारण है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की कमी का कारण है, औसत वार्षिक वर्षा की कमी का कारण है, औसत वार्षिक वर्षा की कमी का कारण है, डैश करके पहला लिखो, अरावली मानसून का अरावली के समानांतर गुजरना, या सिर्फ इतना लिख लो, अरावली की दिशा, शॉर्ट में लिखना तो बात एक ही है, अरावली की दिशा, ये भी लिख सकते हो आप शॉर्ट में, अरावली की दिशा। ठीक है, दूसरा लिखो आप इसमें, बंगाल की खाड़ी, दूसरा कारण, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून का, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून का गंगा के मैदान पर, गंगा के मैदान पर बारिश करने के बाद राजस्थान में प्रवेश करना, बारिश करने के बाद राजस्थान में प्रवेश करना, राजस्थान में प्रवेश करना, राजस्थान में प्रवेश करना। तीसरा आप इसमें लिखो, राजस्थान में अधिक शुष्कता की स्थिति का पाया जाना,
अधिक शुष्कता की स्थिति का पाया जाना, क्योंकि बचा खुचा जो आर्द्रता आएगी वो भी क्या है, अपना वायुमंडल है वही होल्ड कर लेता है इसको, करीब करीब नमी को। जितना शुष्क होगा भाई बरसेगा तो वो जो जैसे 1 से 2% तक आर्द्रता का जो गैप है भाई 2% तक वातावरण होल्ड कर सकता है, जबकि अपने थार के मरुस्थल की आर्द्रता कितनी है, 1% है। तो वो जो मानसून आएगा उसका 1% तो अवशोषण वायुमंडल ही कर लेगा, तो उस नमी का उस अनुपात में गिरावट आ जाएगी। और चौथा लिखो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। एक कई बार क्या वो टेक्निकल वर्ड जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा जो घुमाव है, ये देखो ध्यान रखना, ये दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री के बीच में ये जो घुमाव होता है, जैसे पृथ्वी क्या अपनी एक्सिस के सापेक्ष 30 डिग्री एंगल पर रोटेशन करती है, ठीक है। तो जैसे गाड़ी का पहिया चलता है तो कीचड़ किधर फेंकता आपको पता ही है, सेम वही सिचुएशन है यहाँ। तो वो पहिए के कारण कीचड़ की डायरेक्शन है, वो पहिए के घूर्णन के दौरान लगने वाला फोर्स जो है उसको कहते हैं कोरोलियस बल। तो पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करती है, तो ये घुमाव जो है वो किसकी वजह से है, कोरोलियस बल के कारण। व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन में जो घुमाव होता है वो पृथ्वी के किस बल के कारण होता है, कोरोलियस बल। तो आप इसमें लिख लो, आप ऊपर लिख लो व्यापारिक पवनों में घुमाव, बॉर्डर के ऊपर लिख लो। तो कई बार ये टेक्निकल शब्द भी दे देते हैं, व्यापारिक पवनों में घुमाव पृथ्वी के कोरोलियस बल के कारण होता है। व्यापारिक पवनों में घुमाव पृथ्वी के कोरोलियस बल के कारण होता है, पृथ्वी के कोरोलियस बल के कारण होता है, कोरोलियस बल के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मानसूनी वर्षा की मात्रा पर कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो आप इसमें लिखो राजस्थान में मानसूनी वर्षा, और इस पर आने वाला सिर्फ सवाल नोट करेंगे, राजस्थान में मानसूनी वर्षा, राजस्थान में मानसूनी वर्षा, राजस्थान में मानसूनी वर्षा। तो आप इसमें लिखो, पहली लाइन में लिखो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से। बंगाल की खाड़ी के कोष्टक में 90% कर लेना, और अरब सागर से उठने वाला मानसून इसकी कोष्टक में क्या करोगे, 10% करोगे आप, ठीक है। तो राजस्थान में जो अधिकांश बारिश है मानसूनी वर्षा वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जो राजस्थान का मैप है उसमें ये इधर से हाड़ौती कहाँ है, यहाँ, ये इधर से हाड़ौती में प्रवेश करके यहाँ से घूम के और फिर ऊपर से ऐसे आते हैं। तो प्रवेश किस में करेगा, हाड़ौती में। वैसे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा कहते हैं झालावाड़ को। मानसून का प्रवेश द्वार किसको करना चाहिए, झालावाड़ को, ठीक है। और अगर अपन भूगोल के नियमों को देखें तो सबसे नजदीक कौन पड़ता है कर्क रेखा के, बांसवाड़ा। तो ये देखो यहाँ से बारिश शुरू होगी और ऐसे घूम के आएगी, तो पहले हाड़ौती में हो जाएगी, उसके बाद अपने यहाँ देखो 8-10 दिन तक का फर्क पड़ जाता है, कई बार हाड़ौती में हो रही है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखोगे अरब सागर शाखा या अरब सागर से उठने वाले मानसून की 3 शाखाएं होती है, 3 शाखाएं होती है। तीन शाखाएं होती हैं। ये 3 शाखाएं कौन सी होती हैं, देखो पहली शाखा इसमें आप लिखोगे, प्रथम शाखा जो है ये कहां करेगी बारिश, तो प्रथम शाखा मालाबार तट पर करेगी, मालाबार तट पर। सोचने वाली बात बताऊं मैं आपको क्या है,
ये मालाबार तट पड़ता है, केरल का तटवर्ती क्षेत्र। तो ये वर्षा मैंने केरल में नहीं बताई है, केरल के तट पर, जिसको क्या कहते हैं, मालाबार। और केरल कई बार इस मानसून के उठने के, केरल भी क्या है, एक तरह से डेजर्ट ही है, केरल कर्नाटक डेजर्ट ही है ये, तो वहाँ भी कई बार सूखे की स्थिति बनी रह जाती है। तो यहाँ देखो केरल में और केरल के मालाबार तट पर, तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा, मालाबार तट। किसका तट है, केरल का तट। अरब सागर की पहली शाखा यहाँ बारिश करेगी। नंबर 2, अरब सागर से उठने वाली दूसरी शाखा जो है वो बारिश करेगी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। और तीसरी शाखा जो है, तीसरी शाखा ये कहाँ करेगी, तीसरी शाखा से बरसात होती है कच्छ का रण, गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र ये भी गुजरात में पड़ता है, और उसके बाद राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल। ये देखो, तो यहाँ अरब सागर से उठने वाले मानसून की सिचुएशन आपके सामने है। तो अरब सागर से उठने वाले मानसून से अपने यहाँ बारिश बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि पहली बात तो ये मानसून 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, तो 3 में से 2 से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी शाखा जो है वो अपने यहाँ बारिश करती है, लेकिन राजस्थान में ये मानसून पहुँचने से पहले तीसरी शाखा का गुजरात में करीब करीब बारिश कर चुका होता है, इसलिए यहाँ तक आते आते उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ये 90 और 10 का जो अनुपात बताया वो क्यों है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो क्या है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, ये जो मैंने डायरेक्शन अभी बताई थी, ये मानसून की डायरेक्शन अपन कब से कब तक मानते हैं। जैसे मैं पिछले 2-3 दिन पहले जो बता रहा था कि अभी सितंबर चल रहा है और मानसून की प्रत्यावर्तन की तिथियां अपने यहाँ आने लग गई है, तो इसकी जो अवधि है वो जून से सितंबर है। सितंबर के जो बाद बारिश होती है वो लौटता हुआ मानसून अक्टूबर हॉट या मानसून प्रत्यावर्तन से बारिश होती है। कहने का मतलब है कि इन मानसूनी पवनों की डायरेक्शन ऊपर हिमालय की घाटियों में हिमपात होने के कारण रिवर्स डायरेक्शन की वजह से होती है, तो हम उनको क्या नहीं कह सकते, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का हिस्सा नहीं कह सकते। समझ आ गई बात? तो आप इसमें लिखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का काल, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का काल राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का काल राजस्थान में जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। तथा इस दौरान सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने में होती है, सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने में होती है। अगस्त महीने में होती है। ठीक है, 60% बारिश जुलाई और अगस्त में होती है, कहने की जरूरत नहीं है अपने को। फिर देखो कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ 3 शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे एक तो है खंड वृष्टि शब्द होता है, एक अतिवृष्टि शब्द होता है और एक अनावृष्टि शब्द होता है। ऐसे बहुत ही सन्निकट ऑप्शन जो है बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। क्या है खंड वृष्टि, किसको कहते हैं? हैं? कभी सुना है क्या? देखो हनुमानगढ़ में बाढ़ आती है, उसको आप खंडवृष्टि कह सकते हो क्या? देखो सूखे की स्थिति में भयंकर बारिश का आना और उससे बाढ़ जैसे हालात
बनना। ठीक है, जैसे जैसलमेर बाड़मेर के कई इलाके ऐसे हैं जैसे कवास वगैरह, जहाँ बाढ़ें आई हैं और आती भी हैं, गड्ढे में है वो। इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन में कई बार बाढ़ आती है। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ को अपन खंडवृष्टि कह सकते हैं? तो हनुमानगढ़ वाली का तो मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ में बारिश का होना ज़रूरी नहीं है, हैं? समझ गए ना आप? हनुमानगढ़ की स्थिति अपने चरण सिंह गेट जैसी है। जैसे चिड़िया टिबा के ऊपर कोई नाली में पेशाब करेगा तो वो सीधा कहाँ आएगा? पुलिया के पास आएगा। तो वो तो हिमाचल की पहाड़ियों से है। मतलब किस बाढ़ को अपन खंडवृष्टि का नतीजा कह सकते हैं? शुष्क रेगिस्तान में जहाँ अकाल जैसी स्थिति होती है, फिर अचानक भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो वर्षा भी वहीं होनी चाहिए और भराव भी वहीं होना चाहिए। हनुमानगढ़ में जो भराव हो रहा है वो हिमाचल की घाटियों में अतिवृष्टि से है। खंडवृष्टि का मतलब है कि सामान्यतः वहाँ बारिश नहीं होती है, लेकिन अचानक भारी बारिश के कारण तो उसको खंडवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडवृष्टि। अतिवृष्टि ठीक है, जैसे हिमाचल वगैरह में काफ़ी बार होती है। अनावृष्टि बिल्कुल ही नहीं होती है, मतलब लगभग नगण्य बारिश होती है। तो जैसे अरावली के उत्तर पश्चिम में अपन जिसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वो कैसी स्थिति है? अनावृष्टि की स्थिति है। बहुत सिंपल से ऑप्शन में आपको फंसा सकते हैं, समझ आए? तो मैंने दो, जैसे कवास का एग्जाम्पल दे दिया और हनुमानगढ़ टाउन का एग्जाम्पल दे दिया। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक में स्थानीय वर्षा नहीं है, अगर बूंद भी नहीं पड़ती है यहाँ पानी की हनुमानगढ़ टाउन में, और हिमाचल की घाटियों में बढ़िया बारिश हो रही है, तो भी यहाँ क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है। कई बार यहाँ चरण सिंह गेट के पास पानी भरता है, जबकि यहाँ पानी बारिश की बूंद तक नहीं होती है, और अपन सब लबालब हो जाते हैं यहाँ, है? तो ये चीज़ है इसमें। तो ये शब्द ऊपर बॉर्डर के ऊपर लिख लो, खंडवृष्टि। बहुत सारी बार ऑप्शन में सिंपल सी चीज देके अपने को कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, खंडवृष्टि क्या लिखोगे? सूखे की स्थिति में अचानक तेज बारिश आने से बाढ़ जैसे हालात। तेज बारिश आने से बाढ़ जैसे हालात। तो नदियों से बाढ़ आना दूसरी चीज है और स्थानीय वर्षा से बाढ़ आना दूसरी चीज है। बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ जैसे हालात। ठीक है, जैसे एक बार एक सवाल एग्जाम में ऐसे दिया था, ऐसे शब्द दे रखे थे उस समय, अपोषण, कुपोषण, सुपोषण। अब इन के बारे में जो सवाल पूछा जाता है, जब तक इनका मीनिंग नहीं आता तब तक आप इनको नहीं कर सकते। और ये सुपोषण तो हजारों बार पूछा गया आरपीएससी द्वारा। देखो, अपोषण का मीनिंग क्या होता है? अपोषण का मतलब होता है कि भरपेट खाने को मिलता ही नहीं है। गुणवत्ता की बात तो दूर की बात है, आवश्यक फीडिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं है। कुपोषण में अपन ठूस ठूस के पेट को भर रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है। ये दोनों का संबंध किससे हो गया? पेट की भूख से हो गया। इस सुपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का संबंध जलतंत्र से है। जो पानी नाली में ड्रेन अपन करते हैं, कोई भी वेस्टेज, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से हो, चाहे अपने रसोई घर के वॉश बेसिन की नाली से ड्रेन कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अपन बर्तन धोते हैं और उसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे रोटी, कड्डी, दाल सब जाता है उसमें, चावल वगैरह, तो उससे कार्बनिक मटेरियल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उससे उस नाली में जीवन की संभावना या बायोडाइवर्सिटी की संभावना क्या हो जाती है? तो सुपोषण किसको कहते हैं? सुपोषण उसे कहते हैं जहां जीवन की उत्तम संभावनाएं पनपती है। मीनिंग समझ आएगा? अब इसको फीडिंग मटेरियल में ले जा सकते हैं, जहां जीवन की अच्छी संभावनाएं हैं। तो अगर इसको फीडिंग मटेरियल से आप जोड़ोगे तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे संतुलित जीवन जो है
उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन यहाँ फीडिंग मटेरियल से हटकर बार बार इसके कोष्टक में इंग्लिश जो दी जाती है वो क्या दी जाती है? यूट्रोफिकेशन। और ये विशेष तौर से उन जलतंत्रों के संबंध में दिया जाता है जिसमें अपन कार्बनिक पदार्थों को ड्रेन करते हैं या बहाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको रसोई की वॉश बेसिन की नाली का एग्जाम्पल दिया, समझ आ गई बात? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो ऐसे सिंपल सवाल कई बार आ जाते हैं। दूसरा सवाल, इस मानसून के संबंध में दो शब्द आते हैं, अल नीनो और ला नीनो। ये दोनों शब्द पढ़े ने? प्रिंस बताएगा। अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो क्या है? देखो वर्ल्ड का मैप देखा ना आपने? देखो ये भारतीय मानसून पर इफेक्ट है, इसका मतलब राजस्थान के मानसून पर भी वही इफेक्ट पड़ेगा। आपने विश्व के मैप में यहाँ उत्तरी अमेरिका देखा है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका देखा है, इधर क्या देखा है? यूरोप देखा है, अफ्रीका देखा है, इधर एशिया देखा है, इधर क्या देखा है? ऑस्ट्रेलिया देखा है। समझना इस बात को। ग्लोब वर्ल्ड का मैप देखा है ना? तो मैप को अगर अपन फोल्ड करके ऐसे रोल करके दोनों पार्ट को जोड़ दें तो वो गेंद का रूप ले लेगा। तो ये जो इधर उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट है, ये इधर एशिया के इस पार्ट के साथ जुड़ेगा। वर्ल्ड के मैप में देखना, एक यहाँ थोड़ा सा भाग जैसे अमेरिका के इधर दिखाया ये एशिया का हिस्सा होगा, और एशिया के इधर जो पीले कलर का दिखाया वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होगा। कहने का मतलब पृथ्वी क्या है? गोल है। यहाँ देखो भारत कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब इसको वापस जोड़ेंगे, ये देखो ये पार्ट जोड़ेंगे तो ये हिस्सा किसके करीब आएगा? ये हिस्सा इस हिस्से के करीब आएगा। ऐसे फोल्ड करेंगे ग्लोब के ऊपर तो यूं तो जुड़ेगा नहीं है। अब ऐसे देखें तो जापान से अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन जब मानसून की बात करते हैं तो जापान अमेरिका ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ग्लोब पर इनकी सिचुएशन एकदम नज़दीक आ जाएगी। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि गर्म जल धारा किधर से किधर जाएंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ये गर्म जल धारा है। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा है। अल नीनो एक गर्म जल धारा है। तो देखो यहां गर्म जल धारा गर्म है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। थोड़ा सा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत है, इसमें मैं आपको बता दूं, पहले समझना इसको। ये गर्म जल धारा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो दाब क्या है? कम है। ठीक है, ये यहां आके जुड़ेगा। और अपने भारत की जब बात करते हैं अपन यहां, तो ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, समझना इसको थोड़ा सा। और ये इधर अपना थार का मरुस्थल, और इधर तिब्बत और पामीर के पठार। ठीक है, यहां से पानी भाप बनकर इधर क्यों जाएगा? यहां से पानी भाप बनकर इसलिए जाएगा कि यहां दाब ज्यादा है और यहां दाब कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी हवाएं। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये ला नीनो की स्थिति परमानेंट नहीं रहती है। यहाँ 3 से लेकर 8 साल के बीच में ये धारा जो है वो अचानक पैदा होती है, और ये गर्म पानी दक्षिणी ध्रुव की ओर बहने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया, दाब क्या हो गया? कम हो गया। नक्शे में ये कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से उठने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं मानसून के लिए, इधर भी दाब कम है, इधर भी दाब कम है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी यूं घूम रही है, तो यहां उठने वाली ये आर्द्र हवाएं इधर जाने की बजाय इधर चली जाती है। अब देखो इधर जाएंगी तो किस में आएंगी? इसमें। वो तीर का निशान यहां आके घुसेगा इसमें। किस में? दक्षिणी अमेरिका में। तो देखो जो बारिश मानसून से भारत में या राजस्थान में होनी चाहिए थी, वो अल नीनो की स्थिति में किस महाद्वीप पर जाएगी? दक्षिणी अमेरिका की। तो अल नीनो है एक गर्म जल धारा जो कहां बहती है? ये पेरू
का तट है। यहाँ दक्षिणी अमेरिका को देखोगे तो पूरा लंबा चौड़ा नक्शे में आपको कौन सा राष्ट्र मिलेगा? पेरू के तटों पर, ठीक है। तो यहाँ इसको अल नीनो को अपन कहते हैं गर्म जलधारा। तो यहाँ दाब कम होने से जो उधर ऊपर मानसून बढ़ना चाहिए वो किसकी तरफ स्लोप ले लेता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है। दूसरी बात, ये मानसून पर संकेत है, ये मानसून पर संकेत है। तो देखो ये मानसून पर संकेत इसलिए है, इस बात का है कि भारतीय मानसून कमजोर पड़ेगा और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों पर बाढ़ की स्थिति होगी। तो अल नीनो है भारतीय मानसून की कमजोरी का संकेत। जिस साल जैसे मौसम अल नीनो इफेक्ट अपन समाचारों में देखते हैं कि अल नीनो के कारण इस बार वर्षा में भारी गिरावट की संभावना है, क्योंकि ये गर्म जल धारा अपना अफवाह शुरू कर देती है और इससे यहाँ दक्षिणी अमेरिका का जो ये मैदान है ये क्या हो जाता है? पूरा दलदल हो जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है इसमें, ठीक है। दूसरा, अल नीनो दो हो गए ना, भारतीय मानसून की कमजोरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बाढ़ की स्थिति, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है तो यहां उठने वाले मानसून की स्थिति कुछ हद तक, ये ऑस्ट्रेलिया भी डेजर्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया में हल्की फुल्की बारिश की संभावना बन जाती है, क्योंकि जनरली ये मानसून किधर जाता है? इधर जाता है। क्यों जाता है? पृथ्वी के कोरोलियस बल के कारण। मैंने अभी आपको बताया कि ये पवनें ऐसी होती हैं, जैसे इधर दाब कम होगा तो इनकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने की संभावना नहीं है। तो अल नीनो में तीन इफेक्ट देखने को मिले: भारतीय मानसून की कमजोरी, दक्षिणी अमेरिका में बाढ़ की स्थिति और ऑस्ट्रेलिया में हल्की फुल्की बारिश। देखो विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। प्यासी भूमि के नाम से जिस महाद्वीप को हम जानते हैं वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 15-15 साल तक इस डेजर्ट में कई बार बारिश नहीं होती है, 15-15 साल तक। लेकिन जिस साल अल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ बाढ़ की स्थिति के बाद में यहाँ बारिश की संभावना बन जाती है। कब होगा ये? जब अल नीनो इफेक्ट या ये गर्म जल धारा अपना प्रभाव दर्शाएगी। फिर क्या होता है कि 3 से 5 साल के बीच में वापस क्या होता है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, मतलब दक्षिणी ध्रुव से बर्फ पिघलकर ठंडा पानी किसकी तरफ आता है? भूमध्य रेखा की तरफ। जैसे ये ठंडा पानी इधर आएगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिरेगा। टेम्परेचर गिरेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ वापस दाब बढ़ गया, वापस दाब बढ़ गया तो अपना मानसून जो है वो क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है, क्योंकि इधर मानसूनी पवनें स्लोप नहीं लेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया वापस सूखा रह जाएगा और ये जो इधर बारिश जा रही है दक्षिणी अमेरिका की ओर, ये भी संभावना नहीं रहेगी। ये क्या है? इस धारा को कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट, रास्ता एक ही है, लेकिन कभी कभी इसका पानी गर्म और कभी कभी इसका पानी ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से दो, तो पहली पोजीशन को अपन ने अल नीनो कहा, तो दूसरी पोजीशन ला नीनो। तो ला नीनो भारतीय मानसून की सामान्यता का परिचायक है। ला नीनो इफेक्ट पैदा होते ही भारत का मानसून वापस क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय मानसून की मजबूती का संकेत है। समझ में आएगी नहीं बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर भारत की मानसूनी वर्षा पर अल नीनो और ला नीनो का इफेक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेट राजस्थान की मानसून पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान और भारत का मानसून एक ही शाखा से होता है। समझ में आएगी क्या बात? तो इसमें अल नीनो एवं ला नीनो, ये हेडिंग डालो, अल नीनो एवं ला नीनो। अब देखो एक बात का ध्यान रखना आप, कई बार जैसे मैंने यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों की बात की है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट हो गए? ये पूर्वी। कई बार आप इस बात को रटकर चले जाओ कि मैंने तो अमेरिका के पश्चिमी तट बताए, तो ये मैप या ग्लोब में पार्ट तो वहीं जाके जुड़ेगा ना भाई। ये भी क्या है? ये यहाँ, ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी क्या है? प्रशांत महासागर है। क्यों है? ये रोल होके यूं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो पश्चिमी तट है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? पूर्वी तट है। समझ में आ गई क्या बात? तो यहाँ दाब बढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर दाब बढ़ रहा है, तो यहाँ उठने वाले मानसून की इधर आने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो आप इसमें लिखो अल नीनो एक, अल नीनो एक,
अल नीनो एक गर्म जल धारा है। अल नीनो एक गर्म जल धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों, कोष्टक में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट कर लो, बात तो एक ही होगी ना। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे बहती है, पश्चिमी तटों के सहारे बहती है, पश्चिमी तटों के सहारे बहती है। इस गर्म जल धारा, इस गर्म जल धारा, इस गर्म जल धारा, इस गर्म जल धारा के कारण यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून, जिससे भारतीय मानसून की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, भारतीय मानसून की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, भारतीय मानसून की स्थिति कमजोर पड़ जाती है तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों पर बाढ़, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों पर बाढ़, बाढ़ तथा ऑस्ट्रेलिया में सामान्य वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, सामान्य वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, सामान्य वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, सामान्य वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां देखो इसका, अब जैसे राजस्थान के संदर्भ में भाषा जो यूज की जाती है वो क्या है, अल नीनो है, राजस्थान में भयंकर सूखे का संकेत, क्योंकि एक तो पहले से ही राजस्थान की एवरेज वर्षा ही 57.7 सेंटीमीटर है, इतनी तो है, 57.570 मिलीमीटर वर्षा जो है वो औसत है अपने यहाँ, और इससे तो भारत की बजाय राजस्थान की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो राजस्थान में जब जब भी त्रिकाल पड़ा है ना, जब जब भी त्रिकाल पड़ा है तब तब रोल किसका रहा है, अल नीनो का रहा है। त्रिकाल किसको कहते हैं, त्रिकाल किसको कहते हैं, त्रिकाल के 3 कंपोनेंट कौन से हैं, कमजोर कृषि मतलब सिंचाई का पानी, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, और पशुओं के लिए चारे की कमी, ये त्रिकाल का संकेत है। या फिर लोगों के लिए खाने की कमी, फसलें नहीं होंगी तो पशुओं के लिए चारे की कमी और पीने का पानी, ये तीनों जो हैं। तो इसको जैसे छपने अकाल आप सुनते हो ना, छपने अकाल के बारे में बहुत बार सवाल पूछा है, 2 को छोड़कर तीसरी टाइम राजस्थान में जो आरएस की एग्जाम लगी थी उसमें भी पूछा था, छपने अकाल किस वर्ष आया था, छपने अकाल कब आया था, इतिहास पढ़ते हो ना, हैं हैं, छपने का मतलब लास्ट में तो छप्पन ही है, हैं, तुक मत मारो। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ईसवी सन वाला यूज करते हैं, ठीक है, कैलेंडर, और एक होता है विक्रम संवत, ये हिंदू कैलेंडर है जो विक्रमादित्य ने शुरू किया था। तो अपना जो देसी कैलेंडर है वो विक्रम संवत पर आधारित है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो स्थानीय कैलेंडर है उसके अनुसार कौन सा साल चल रहा है अब,
कौन सा साल चल रहा है? तो बताओ, देखो याद मेरे को भी नहीं रहता। ये 1899 विक्रम ईस्वी सन में आया था और इसको अपन बोलते हैं 1956 का साल। देखना आप इसको, इन दोनों में देखना। छपने अकाल इसलिए कहते हैं कि ये विक्रम, नीचे ईस्वी सन लिखा मैंने, अंग्रेजों के टाइम में आया था, और ऊपर क्या लिखा है 1956। ये विक्रम संवत है। तो इसमें आगे कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत। विक्रम संवत कैलेंडर 57 ईयर आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। तो देखो ये इसमें से निकालेंगे तो 57 आ जाएगा। तो छपने अकाल ईस्वी सन तो 1899 हो गया और विक्रम संवत 1956। तो बड़े बुजुर्ग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, 6 की साल का जन्मा हुआ हूँ, 12 की साल का जन्मा हूँ, इसका मतलब वो भाषा कौन सी है? विक्रमादित्य कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप राजस्थान की इवेंट्स को पढ़ोगे, तो उसमें ये देखना है कि जो आप साल पढ़ रहे हो विक्रम संवत में लिखा हुआ है या ईस्वी सन में लिखा हुआ है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। ठीक है? अब जैसे आपको ईस्वी सन में याद है, किसी किताब में ईस्वी सन में दे रखा है और अगले ने विक्रम संवत पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? ईस्वी सन में 57 जोड़ देना। और आपने विक्रम संवत में किताब में पढ़ा है और ईस्वी सन में पूछ लिया तो उसमें से 57 घटा देना। फॉर्मूले में ये 57 जो है वो एडजस्ट करना है आपको, लेकिन करना इन दो में ही है। कहीं वो हमारे गणित के मास्टर जी की तरह कर लो। मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो एक ऐसे मास्टर जी थे जो गणित के सवाल धड़ाधड़ करवाते थे और एक भी सवाल का उत्तर पीछे आंसर चाबी में नहीं मिलता था। तो फिर पीछे करते हैं और फिर देखते कितने 9 कम पड़ रहे, अरे यार इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, 9 जोड़े नहीं। किसी के उत्तर में 10 ज़्यादा हो गए, अरे इसमें फॉर्मूले के 10 माइनस होंगे। हर सवाल की उत्तर तालिका मैच करने के लिए अलग फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ जाके मिलता? उत्तर तालिका में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, ला नीनो और अल नीनो दोनों के बारे में देख लिया क्या? केवल अल नीनो, दूसरा लिखो ला नीनो। अल नीनो का विपरीत प्रभाव, ला नीनो अल नीनो का विपरीत प्रभाव है। अल नीनो का विपरीत प्रभाव है। अल नीनो का विपरीत प्रभाव है। इसमें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर पीरू या हम्बोल्ट नाम की ठंडी धारा, पीरू या हम्बोल्ट नाम की ठंडी धारा की उत्पत्ति के कारण, पीरू या हम्बोल्ट नामक ठंडी धारा की उत्पत्ति के कारण हम्बोल्ट नामक ठंडी धारा की उत्पत्ति के कारण यहां एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका इफेक्ट उल्टा पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में बारिश की संभावना खत्म। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों की जमीन पर बाढ़ का खतरा खत्म। भारतीय मानसून वापस बहाल हो जाएगा। भारत में जो मानसून की कमजोरी अल नीनो के कारण आती है, तो जैसे संकेत मिलता है अल नीनो और ला नीनो से, तो ला नीनो इफेक्ट भारतीय मानसून के पक्ष में है या विपक्ष में है? तो भारत की ला नीनो इफेक्ट उत्पन्न होने का मतलब ये है कि भारतीय मानसून वापस क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। जो अल नीनो में बिगड़ता है वो ला नीनो में वापस क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा कई बार क्या होता है कि वर्षा जो है उसके संबंध में कुछ कंटेंट आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो जैसे राजस्थान में कितने दिन वर्षा होती है? कितने दिन वर्षा होती है? तो वर्षा का डे डिसाइड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि आज बारिश आई है या नहीं आई, ये कब कहेंगे? हैं?
बारिश कब मानते हो? जब काम नहीं करना पड़े। वर्षा दिन 0.25 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा मापी में या रेनगेज में जिस दिन दर्ज कर ली जाती है उस दिन को हम वर्षा का दिन मानेंगे। और अगर इससे कम बारिश हुई है तो उसे हम रेनी डे नहीं मानेंगे। तो लिख लो इसमें पहला, वर्षा का दिन जिसमें 0.25 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है, इससे अधिक वर्षा होती है, उसे रेनी डे मानेंगे। दूसरा सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दिवस, दूसरा सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दिवस माउंट आबू। माउंट आबू ये एवरेज पिछले कुछ दशकों से 48 दिन आ रहा है, 48 डेज। तो मानसूनी सीजन में 48 दिन से ज़्यादा बारिश किसी भी स्थान पर नहीं आती और सबसे ज़्यादा किस पर आती है? माउंट आबू पर आती है। वर्षा डे किसको मानेंगे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे न्यूनतम वर्षा दिवस वाला स्थान। न्यूनतम वर्षा दिवस वाला स्थान कौन सा है? सम, जैसलमेर, जहां कोई रेनी डे नहीं होता है साल में। अगर पिछले 5 दशकों का एवरेज निकालें तो सभी दशकों का जो औसत है वो 0.25 सेंटीमीटर से नीचे है। मतलब ऐसा कोई दिन वहाँ एवरेज में हम नहीं देख सकते जहाँ औसत वर्षा रेनी डे में उसको लाती हो। तो इसमें लिखो 0 दिवस। 0 दिवस। उसमें ऊपर वाले में एक ध्यान में रखना कि सर्वाधिक वर्षा दिवस वाला जिला कौन सा है? माउंट आबू, झालावाड़। स्थान लिखा है मैंने, पूरा सिरोही नहीं आता है, पूरा सिरोही नहीं आता है। तो नीचे लिख लो एक और, सर्वाधिक वर्षा दिवस वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा दिवस वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़। चालीस दिन एवरेज यहाँ वर्षा हो रही है साल में, 40 दिन। इसके अलावा राजस्थान में वर्षा दिवस की संख्या अगर एवरेज निकालें पूरे राजस्थान का तो 29 दिन बारिश होती है। तो इसमें राजस्थान के औसत वर्षा दिवस, राजस्थान के औसत वर्षा दिवस, राजस्थान के औसत वर्षा दिवस कितने हैं? 29। राजस्थान के औसत वर्षा दिवस 29। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 575 मिलीमीटर, mm। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 575 मिलीमीटर। यह राजस्थान की औसत वर्षा है। इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान को सुस्पष्ट 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर, जो अरावली के उत्तर पश्चिम की ओर से गुजरती है। राजस्थान को वर्षा के हिसाब से 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कितनी है? इसको नीचे रिपीट कर लो एक बार फिर। राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर।
या 500 मिलीमीटर। और ऐसा ही एक सवाल और बताया था, याद हो तो आपको, हैं? बताओ, राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में, जैसे अपन शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटते हैं ना, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इनमें से एक सवाल करीब करीब, या फिर जैसे इनको मल्टीपल मैचिंग में ग्रुप बना के भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब राजस्थान में मौसम के अनुमान आते हैं, वो कहां से लिए जाते हैं ये बताओ। देखो, भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में वेधशालाएं बना रखी हैं। तो मौसम की एवरेज दशाओं को अपन जलवायु कहते हैं। तो ये आंकड़े जिस सेंटर से कलेक्ट किए जाते हैं, वो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। और उसका नाम वही है। देखो, जलवायु की स्टडी करने के लिए राज्य सरकारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सारे सेंटर किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो आप इसमें लिखोगे, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थापित है। मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थापित है। अब एक सवाल लिखेंगे आप इसमें, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे, राजस्थान में लौटते मानसून को स्थानीय भाषा में, राजस्थान में लौटते मानसून को स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहा जाता है। दोगड़ा कहा जाता है। दोगड़ा कहा जाता है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखोगे, इसमें लिखो, ला नीनो राजस्थान की मानसूनी वर्षा पर, ला नीनो राजस्थान की मानसूनी वर्षा पर, राजस्थान की मानसूनी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा आप इसमें लिखो, अवसर दिवस, अवसर दिवस राजस्थान में मानसूनी ऋतु में आता है। अवसर दिवस राजस्थान में मानसूनी ऋतु में आता है, आता है। और उपर्युक्त सभी, कई बार एक चीज बिन मिलाई डाल देते हैं या बिना पढ़ी हुई डाल देते हैं। बताओ देंगे, 4 वेद पढ़ने वाले चतुर्वेदी, 6 वेद पढ़ने वाले हैं, छदी।
हैं? पहला क्या लिखा है? दोगड़ा क्या है? हैं? लौटता मानसून। अरे दोगड़ा राजस्थान में किसको कहते हैं? नार्वेस्टर, कालवैसाखी, मैंगो सावर और दोगड़ा क्या है? ये पूर्व मानसूनी वर्षा है। खोज लाया ना मैं इसको, उस दिन मैंने ये लिखाया नहीं था आपको। राजस्थान में पूर्व मानसूनी वर्षा को दोगड़ा कहते हैं। मई जून में होने वाली बारिश है ये। अब पूरा हो गया ये सवाल है। दोगड़ा है राज्य में होने वाली प्री मानसूनल वर्षा, खरीफ की फसलों के लिए, बाजरे के लिए, मूंग के लिए, मोठ के लिए, ग्वार के लिए है, और मूंगफली भी इसी में आती है क्या? इन सारी फसलों के लिए क्या है? उत्तम है ये। अब बताओ पहला सही है क्या? गलत हो गया। दूसरा देखो क्या है, दूसरे में क्या है? दूसरा गलत है, तो इसकी भी कोई बात नहीं है। अपन ने पूछा क्या है? सत्य कथन पूछा है, ठीक है। तीसरा क्या है? अभी आप बता दो एक है। दो तो बहुत ही बताए तूने। अरे देखो 3 जनवरी, 3 जनवरी को कहते हैं उपसौर दिवस। क्या कहते हैं? उपसौर दिवस। पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर दिवस। कब आता है? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई, 4 जुलाई को कहते हैं अपसौर दिवस। यह है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। मतलब पृथ्वी और सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर दिवस। अब चौथे को देखो आप, फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं अपन। हैं? सही है ना? तू बताया जाएगा दोनों गलत है। तू शानी बोलेगी ना तो समझ में आ गई बात। अब इस चीज को आप समझेंगे क्या है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य पृथ्वी की? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया था ये? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, रफ्तार बताई है। ये किसने कहा आपको? आर्यभट्ट प्रथम ने तो ये कहा था कि ये मजनू लैला के चक्कर लगा रहा है। मतलब सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। ये आखिरी विचारक था जिसने ये गलती की थी। आर्यभट्ट प्रथम ने सौरमंडल का केंद्र बिंदु पृथ्वी को बताया कि जो कुछ भी घूम रहा है सब किसकी चारों तरफ घूम रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। फिर इस बात का खंडन किसने किया था? सौरमंडल का खोजकर्ता कौन है? तो ये बता दे, वही है वो। सौरमंडल का खोजकर्ता का मतलब है कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य को किसने रखा है? कोपरनिक्स। छोटा सा सवाल नहीं आते, तीसरी क्लास में मास्टर जी पढ़ाने लगे थे। ये सौरमंडल का खोजी है। सौरमंडल की खोज किसने की? और सौरमंडल की खोज का मतलब है कि केंद्र में कौन है?
सूर्य और बाकी सारे खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह सब किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आर्यभट्ट प्रथम और कोपरनिकस का विचार बिल्कुल उल्टा है। आर्यभट्ट की ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो उसने सौरमंडल का केंद्र बिंदु किसको बताया था? पृथ्वी को बताया था। ठीक है, अब यहां देखो ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये रास्ता मैंने सही दिखाया है? क्या ऐसे ही लगाता है क्या? नहीं, पृथ्वी के चारों सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब सही है क्या? लेकिन पथ ये नहीं है उसका। जैसे कई बार दे देते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वर्गाकार पथ पर, दीर्घवर्ताकार पथ पर, वर्ताकार पथ पर, है ऐसे देते हैं, अंडाकार पथ पर। देखो ये दे दिया दीर्घवर्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, वर्गाकार पथ पर, अंडाकार पथ पर। अब बताओ आप फंस गए ना? ऐसे ही फंस जाते हैं, अगला चैप्टर में जाता ही नहीं है, हैं? और एक सवाल में अंडे का सवाल पैदा कर देता है। अंडा ही आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो। अभी इसका उत्तर मैं आपको लिखा चुका। देखो अगर दीर्घवर्ताकार पथ होता तो सूर्य यहां होता और पृथ्वी इस प्रकार परिक्रमा करती तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती। अंडा देखा है क्या कभी मुर्गी का? है, और ये दूरी और ये दूरी बराबर होती। इसका मतलब साल में 2-2 बार समान दूरी पर होता। ये अधिकतम दूरी दिख रही है अपने को, लेकिन कितनी बार? 2 बार। ये न्यूनतम दूरी दिख रही है अपने को, लेकिन कितनी बार? 2 बार। अंडे को ढंग से देखा है तो एक तरफ सेंटर से ज़्यादा दूरी पर होता है और एक तरफ सेंटर से थोड़ा नज़दीक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अंडाकार पथ पर। अंडाकार पथ का मतलब क्या है? अंडाकार पथ का मतलब ये है, इस हिसाब से आपको ये मिलेगा। मिल गया क्या? अब पृथ्वी यहाँ है तो देखो एक बार इसमें और इसमें ये दोनों दूरियां बराबर नहीं होंगी, चाहे कितना डिफरेंस हो, जरूर होगा डिफरेंस। और इसमें भी बराबर नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो ये 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। 3 जनवरी को इस तिथि को अपन क्या कहते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, अब देखो एवरेज हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है एवरेज, औसत। लेकिन देखो कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ इस 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर और इधर 4 जुलाई को 15.3 करोड़ किलोमीटर सिचुएशन होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 15.3 करोड़ किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो देखो उपसौर दिवस को इनके बीच ये दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच, और अपसौर दिवस को ये होती है। तो देखो ये बात घूमकर कहाँ रही है? राजस्थान में रेनी सीजन उस वक्त होती है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है। अगर नज़दीक होती तो टेम्परेचर की संभावनाएं और भी बढ़ जाती। तो अपना यहाँ जो मानसूनी सीजन है वो अपसौर स्थिति बीच में आती है जुलाई में। तो इसका मतलब उस वक्त है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी, या अपसौर दिवस है वो रेनी सीजन में आता है, सीधी सी बात ही है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वो राजस्थान में किस ऋतु में आता है? या भारत की बात कर लो,
मानसूनी सीजन में या वर्षा ऋतु में आता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ से देखो, जिन लोगों का ज्योग्राफी आपके जैसे इन कुछ परीक्षाओं में नहीं है, बाकी सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में लिमिटेड टॉपिक है, तो वहाँ आपको ऐसी चीज़ें दिक्कत नहीं करती हैं। लेकिन आरएस वगैरह में ये सवाल सीधे सीधे जो मैंने आपको बताए वो पूछते हैं। तो नीचे अपसौर और उपसौर के बारे में 2-4 बातें लिख लो आप इसमें। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। अंडाकार पथ पर करती है। अंडाकार पथ पर करती है। अंडाकार पथ पर करती है, जिसमें वह 3 जनवरी को सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। न्यूनतम दूरी पर होती है। न्यूनतम दूरी पर होती है, जिसे उपसौर दिवस कहा जाता है। तो उपसौर दिवस किस तिथि को आता है? 3 जनवरी को, जिसे उपसौर दिवस कहा जाता है। जबकि सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। 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 ठीक है, 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर दिवस कहा जाता है। अपसौर दिवस कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें इस चैप्टर में मोटी मोटी अपन ने देखी हैं।